हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं द सी एंड द स्काईलार्क, एक पोएम जो कि जी.एम. हॉपकिंस ने लिखी है। आज हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हो या फिर आप इसको समरी कह सकते हो, एंड यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पोएम, आई एम श्योर, आफ्टर दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। द सी एंड द स्काईलार्क इज़ वन ऑफ हिज लेसर नोन पोएम्स। अगर देखा जाए तो जी.एम. हॉपकिंस की और भी बहुत फेमस पोएम्स हैं। इन कंपैरिजन टू दैट ये एक लेसर नोन पोएम है। वेयर एज फेलिक्स रेंडल एंड द विंड होवर आर एक्सट्रीमली वेल नोन। तो अगर वेल नोन पोएम्स कहें जो हमने पढ़ रखी हैं वो हैं फेलिक्स रेंडल एंड द विंड होवर। However, this poem reflects several of the qualities of Hopkins poetry. फिर भी आप कह सकते हो कि ये वाली जो पोएम है वो हॉपकिंस की पोइट्री की बहुत सारी क्वालिटीज़ को हमको बताती है। नाउ लेट्स कम टू द टाइटल ऑफ दिस पोएम। द पोलरिटी ऑफ द टाइटल इज़ बिटवीन वाटर एंड एयर। तो पोलरिटी होता है कि डिफरेंस। तो आप टाइटल देख के ही समझ जाएंगे। द सी एंड द स्काईलार्क, सी विच वी सी ऑन द अर्थ, एंड स्काईलार्क हु फ्लाइज और बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। तो कैसे एक पोलरिटी है बिटवीन वाटर एंड एयर, कैसे एक डिफरेंस है बिटवीन वाटर एंड एयर। द सी एंड द स्काईलार्क रिप्रेजेंटिंग नेचर। अब आप कह सकते हो कि जो सी और स्काईलार्क है वो दोनों ही नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये दोनों किस चीज़ का साइन है? दे प्रेजेंट प्योरिटी। दिस प्योरिटी इज़ यूज एज अ स्टिक विद विच टू बीट मैनकाइंड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में आइडिया आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि थीम क्या है पोएम की, कि वाई सी एंड स्काईलार्क हैज़ बीन यूज्ड हियर, बिकॉज to give a comparison, in comparison to sea and skylark and the purity of nature, what kind of mankind is there when they are filled with impurities. तो कैसे टू बीट द मैनकाइंड, और जो एक तरीके का मैनकाइंड को बताने का तरीका है कि वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग। तो इस पोएम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जी.एम. हॉपकिंस क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ एज फार एज द मेटियोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये वाली जो पोएम है वो सोनेट है। दिस पोएम इज़ अ सोनेट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। इन दिस सोनेट द सी एंड द स्काईलार्क आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्टेव। और फ्रेंड्स ये शेक्सपियरन पैटर्न पर लिखी हुई सोनेट है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। तो डिवीजन कैसे होगा लाइन्स का? फर्स्ट 8 लाइन्स को हम बोलते हैं ऑक्टेव, और लास्ट 6 लाइन्स को हम बोलते हैं सेस्टेट। तो इसमें 8 लाइन्स में क्या बोला है कि इन दिस सोनेट द सी एंड द स्काईलार्क आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्टेव, द फर्स्ट 8 लाइन्स। तो हम देखते हैं कि पोइट ने एक बड़ा लाइट मोड पर और नोट पर इस पोएम को शुरू किया है, क्योंकि फर्स्ट 8 लाइन्स में हमको बस केवल सी और स्काईलार्क का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। The mood of the poet is joyous in the octave where he describes the natural sounds of sea and the skylarks singing. तो वो बिल्कुल एक नेचुरल साउंड्स जो सी और स्काईलार्क की होती है, जो बड़ी कामिंग सूदिंग होती है, तो स्काईलार्क की जो सिंगिंग है वो सब हमको देखने को मिलती है पोएम में। बट विद द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द सेस्टेट द मूड चेंजेस टू वन ऑफ ग्लूम एंड डिस्पोंडेंसी। तो जैसे ही सेस्टेट शुरू होता है, जो कि लास्ट 6 लाइन्स वाला पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि मूड सडनली डिप करता है और वो किस चीज़ में टर्न हो जाता है? इनटू ग्लूम एंड डेस्पोंडेंसी। द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द सेस्टेट आर डीपली पेसिमिस्टिक। और बिल्कुल एक निराशावादी टोन आपको लास्ट 6 लाइन्स में देखने को मिलेंगी। द पोएट एंड्स विद अ डीप सेंस ऑफ लॉस एट द थॉट दैट मैन इज लूजिंग हिज आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रॉइंग हिज पैटर्न। और कैसे मैन का जो डिग्रेडेशन होता जा रहा है, और कैसे ही इज़ लूजिंग हिज आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रॉइंग हिज पैटर्न, कैसे उसकी जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो सब खराब होते जा रहे हैं। नाउ कम्स द थीम। The theme of this sonnet is a contrast between the life-giving purity of nature and the sordidness of the civilization that man is creating. Okay, तो एक थीम में एक कंपैरेटिव स्टडी आपको पता लगेगी। एक कंपैरेटिव स्टडी या फिर कंपैरिजन आपको समझ में आएगा कि कैसे सी और स्काईलार्क हैं वो प्योरिटी को शो कर रहे हैं, वो नेचर के
नेचर की ब्यूटी को शो कर रहे हैं, वेयर एज कैसे एक सॉर्डेडनेस है सिविलाइजेशन जिसमें जिस सॉर्डेडनेस और जिस डिस्पोंडेंसी को मैन क्रिएट कर रहा है। तो देर इज़ अ कंपैरिजन। तो थीम आपको इससे समझ में आ जाएगी कि क्या किस चीज़ में कंपैरिजन है। फिर एक है कि द टाउन, टाउन का एक रेफरेंस इस पोएम में दिया हुआ है। द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम इज राइल इन वेल्स। तो टाउन जो है वो राइल है और वो वेल्स में सिचुएटेड है। बट द पोएम इज़ नॉट एन अटैक पर्टिकुलरली ऑन दैट टाउन और द वेल्श पीपल। बट ऐसा नहीं है कि अगर वेल्श का इसमें रेफरेंस दिया गया है, वेल्श प्लेस को लोकेट किया गया, बताया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ के लोगों को स्पेसिफिकली वो कोई पॉइंट आउट कर रहा है या अटैक कर रहा है। इट इज़ मेयरली अ जनरल मेडिटेशन ऑन नेचर एंड मैन। अगर थीम की बात करें तो टाउन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बस टाउन एक क्या है, एक सेटिंग आपको बताता है कि ये जगह कहाँ पर है। और जब वो वेल्स के कॉलेज में थियोलॉजी को पढ़ रहे थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। दैट्स वाई देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ दिस टाउन नेम्ड राइल। और जनरल मेडिटेशन या फिर थीम जो है इस चैप्टर इस पोएम की, वो है नेचर एंड मैन। कैसे देर इज़ अ ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बोथ दीज थिंग्स। फिर है अगर एलिट्रेशन या अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो इसमें एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में यूज़ हुआ है। इट इज़ अबांडेंट इन द होल वर्क ऑफ हॉपकिंस। हॉपकिंस का अगर हम वर्क देखें तो एलिट्रेशन वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं एक लाइन आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ यहाँ पर। उसमें आप देखेंगे देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ एफ एंड आई साउंड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स विच इज़ सो स्ट्राइकिंग। तो लाइन्स आप देख सकते हैं क्लोजली। विद अ फ्लड और अ फॉल, लो लल और ऑल रोर। तो फ्लड और फॉल का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, दैट इज एफ। देन वी कैन सी दैट there is a use of letter L. Okay, so I, this letter is this sound is L, not I. Okay. So the next is the following line contains a repetition of C and W sounds in crisps of curl of while winch whirl and pour. So you can see that there is a lot of use of C sound in crisps and curl and W sound in wild winch whirl. So it is so striking, engaging in the poem. Hopkins himself admitted that this sonnet was written in my Welsh days when I was fascinated with consonant chime. और हॉपकिंस खुद यहाँ पर अग्री कर रहे हैं कि जब वो वेल्श में रहते थे तब वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे इन कॉन्सोनेंट चाइम से। एंड एज फार एज द रिदम ऑफ दिस पोएम इज कंसर्न, दिस सोनेट द सी एंड स्काई लार्क इज इन स्टैंडर्ड रिदम, इन पार्ट्स sprung and in others counter pointed. सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी इस पोएम किससे रिलेटेड। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग क्रिटिकल अप्रिसिएशन, समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, द स्टाइल ऑफ हॉपकिंस पोइट्री, आप कोई भी क्वेश्चन आए इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, टिल देन वी मीट अगेन, बाय बाय।